एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अपन ने पहले ही बोला था कि इसके अंदर अपन को दो तरीके के ट्रीटमेंट समझने हैं। एक तो समझेंगे अपन रिटायरमेंट का और एक अपन समझेंगे डेथ का। तो अपन ने जो रिटायरमेंट के लेक्चर थे वो सारे कंप्लीट कर लिए, जिसमें कि अपन ने क्या क्या सीखा था पहले उसको एक बार बात कर लेते हैं उसके ऊपर। देखो, सबसे पहले अपन ने निकालना सीखा था गेन रेशियो, ठीक है। उसके बाद अपन ने निकाला था एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अपन ने ट्रीटमेंट समझ लिया था गुडविल का, और जिसकी अपन लोगों ने एंट्री भी करी थी। क्या एंट्री करी थी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट, डेथ के केस में भी यही पढ़ना है, लेकिन बस फर्क कितना रहेगा, जो अपन बोलते थे ना गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 रिटायरिंग पार्टनर, वहां पे अपन बोलेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिसकी डेथ होगा उसके लिए डेथ वर्ड यूज होगा, जो रिटायर हो जाता है उसके लिए रिटायर वर्ड यूज होता है। तो अपन को, ठीक है, ये सब कुछ अपन को पढ़ना है। उसके बाद, और ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके किसके केस में, रिटायरमेंट के केस में। फिर अपन ने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक है। पढ़ा था रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ये सारी की सारी चीज अपन ने पढ़ी थी। गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल का एडजस्टमेंट और रिटायरिंग पार्टनर के लोन का किस तरीके से अपन एडजस्टमेंट करते हैं, ये अपन ने रिटायरिंग के टाइम पे पढ़ लिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेथ के केस में क्या है। मतलब अब अपन डेथ पढ़ रहे हैं तो डेथ के केस में नया क्या है। देखो, नया कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें सब कुछ सेम रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अपन ने इसमें एक चीज और पढ़ी थी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी डेथ के केस में, लेकिन डेथ के केस में जब एक चीज अलग होती है और वो है उसकी डेट और टाइम। यानी हमें टाइम से लेना देना तो यहां नहीं है, हमें लेना देना है डेट से। कैसे? जब रिटायरमेंट के अब तक जितने भी क्वेश्चन करे थे अपन को पता था कि बंदा पार्टनर, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी ईयर का क्लोज होता था तब रिटायरमेंट करते थे, ऐसा ही था। लेकिन डेथ के केस में ऐसा तो नहीं है, डेथ तो कभी भी हो सकती है। पता पड़ी आज अकाउंटिंग क्लोज हुई है, 4 दिन बाद पार्टनर मर गया। अब जब 4 दिन बाद पार्टनर मर जाएगा तो नया क्या सीखने को मिलेगा? नया ये है कि जिस दिन पार्टनर की डेथ हो जाएगी उस दिन तक का उसको प्रॉफिट और लॉस दिया जाएगा। पहला पॉइंट ढंग से समझना, जिस दिन उसकी डेथ होगी उस डेथ की डेट तक उसको प्रॉफिट और लॉस में क्या दिया जाएगा? हिस्सा, यानी शेयर दिया जाएगा। पहले समझना, ये सब कुछ तो अपन पढ़ेंगे। गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये सब कुछ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये ट्रीटमेंट सब अपने को डेथ के केस में करने हैं। बस फर्क क्या है? एक तो फर्क है डेट का, कि उसकी डेट, मृत्यु कभी भी हो सकती है, मतलब कोई भी पार्टनर है उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। तो जिस दिन उसकी डेथ होगी उस दिन तक का उसको प्रॉफिट और लॉस में शेयर देंगे। पहली बात तो समझ लो अच्छे से, पहली बात। दूसरी बात ये, जो पार्टनर मर गया तो पैसा उसको तो मिल नहीं सकता। ये तो मैंने जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा तभी बता दिया था कि जो पार्टनर मर जाएगा उसको तो मिल नहीं सकता, क्योंकि वो तो गया। तो मिलेगा किसको? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। उसको अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटर। यहां पे तो अपन लोग बना रहे थे रिटायरिंग पार्टनर के लोन का अकाउंट, यहां पे बनाएंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। बात समझ में आ रही है? वहां पे हम लोग क्या करते थे, जो पार्टनर रिटायर होता था उसे रिटायर को उसके लोन में ट्रांसफर करते थे, एंट्री पोस्ट करते थे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 लोन अकाउंट। जैसे मान के चलो 3 पार्टनर है ABC और C रिटायर हुआ है, तो C की कैपिटल का पैसा लोन में ट्रांसफर करते थे, एंट्री पोस्ट करते थे सीज कैपिटल अकाउंट DR2 सीज लोन, ठीक है। इसको एक बार आप समझ लो ढंग से, इसके ट्रीटमेंट क्या है एंट्री का। तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे इसमें, और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो एंट्री से पहले 1 मिनट अपन प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो, जैसे मानते हैं एक एग्जांपल कि अकाउंटिंग ईयर क्लोज होते हैं 31 मार्च को 2024 में हुए। एक ऐसा एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, 31/3/2024 को जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। 31 मार्च 2024 को पार्टनरशिप चलती गई, अचानक एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। अचानक डेथ का टाइम और डेट था 15 जून 2024, 15 जून 2024 को एक पार्टनर मर जाता है, ठीक है। पार्टनर थे 3, ए था, बी था और सी था। इसमें बी की हो जाती है जी डेथ, ठीक है। डेथ हो जाएगी तो 15/6/24 को हो गई। अब डेट, अब देखो अकाउंट क्लोज कब हुआ? 31 मार्च को, और डेथ की डेट तो अपन को पहले से कोई फिक्स हो नहीं सकती भाई, मौत तो कभी भी आ सकती है। तो 15/6/2024 को पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक। डेथ हो गई तो हम लोगों को क्या करना है, इस डेट से लेके
और इस डेट तक का हमें पहले कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस कैलकुलेट होगा, ठीक है पहला। उसके बाद कैपिटल पर इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है कि पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं तो जिस दिन अकाउंट क्लोज हुए थे उस डेट से लेके और 15 जून तक उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है तो। और नहीं बोला है तो अपन देते ही नहीं, ये तो अपन लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप के साइलेंट फीचर्स में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये देंगे, अब सारे के साथ प्रॉफिट में देंगे इसको शेयर, ठीक है। गुडविल होगी तो गुडविल में शेयर दिया जाएगा, सब चीज में टोटल जो अपन ने रिटायरमेंट में पढ़ा है सब कुछ देना है। इसमें मेन जो कैलकुलेट करना है वो करना है प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसके होते हैं दो तरीके। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या होता है ये बताएंगे, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्न ओवर। टर्नओवर मतलब सेल। दो टाइप से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है डेथ पार्टनर का, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। बात समझ में आ रही है? सपोज दैट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कितने टाइम बाद मर गया, यानी देखो अकाउंट क्लोज हुए हमारे 31 मार्च को, तो नया सेशन अपना चालू हो गया 1/4/24 से। बोले बात समझ आ रही है? 1/4/24 से लेके 15/6/24 तक हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अप्रैल, मई और जून का आधा 2.5 मंथ का प्रॉफिट चाहिएगा अपने को। यहां पे एक और कंफ्यूजन जो बच्चे पहले से पूछते हैं उसको बता देते हैं। एक तो ये मंथ का हो गया 2.5 मंथ है क्योंकि 15 जून को एक्सपायर हुआ। क्वेश्चन इस बात का होता कि सर अगर ये 17 जून को एक्सपायर होता तो क्या करते? अभी तो 15 जून को हो रहा है तो इसलिए आपने जून को आधा मंथ ले लिया तो आपने 2.5 मंथ यहां पे लिख दिया। लेकिन अगर मान के चलो 17 जून को एक्सपायर होता तो क्या करते? तो फिर डेज कैलकुलेट होते, जैसे वो अपने को पता होना चाहिए। अप्रैल में 30 डेज होते, मई में 31 होते और 17 जून को मना 17 का, यानी 7 और 1 8 और 3 और 3 6 और 1, यानी कि 78 डेज का अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 78 डेज का, यहां पे 2.5 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। बात समझ में आ रही है? अब पहले अपन बता देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या होता है और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा समझो। हमें क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे वो बोल दे कि लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करके आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट को, ठीक है, एवरेज करके क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन इस बात का है कि सर यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों भैया? 31 मार्च को तो अकाउंट क्लोज हुए, बीच में ये मर गया, क्योंकि अकाउंटिंग तो होती है 31 मार्च ईच ईयर, तो P&L भी 31 मार्च को बनेगा, तभी पता पड़ पाएगी प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। लेकिन अब ये तो मर गए बीच में, तो यहां तक के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए दो टाइप दे रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब टाइम के लिए मैं ये बोल रहा हूं, क्वेश्चन में या तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेके आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, या लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, वो जैसे भी बोलेगा वन। तो जैसे मान के चलते हैं कि एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बोला लास्ट ईयर के प्रॉफिट को के अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बता देता हूं इनका 3:2:1 के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, यानी कि 2023-24 का प्रॉफिट वो था अपना 3 लाख। बात समझना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 3 लाख। अब ये जो पार्टनर है बी, वो अब नेक्स्ट ईयर में मरा है, मतलब करंट ईयर में, तो करंट ईयर के प्रॉफिट को अपन को कैलकुलेट करना है 2.5 महीने का, 15 जून तक। तो 2.5 महीने का अपन को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे 2.5 मंथ का, ठीक है। तो फर्म का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो देख लो एक बार आप। फर्म प्रॉफिट हमें पहले 2.5 मंथ का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, 3 लाख। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लिया, इंटू 2.5 और अपॉन 12। हमें पहले 2.5 महीने का फर्म का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जब अपन फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे 2.5 मंथ का, देख लेते कितना आएगा। तो देखो 3 लाख इंटू 2.5 और डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा आपका 62,500, यानी 62,500 आ गया, ठीक है। ये फर्म का प्रॉफिट हो गया। इसमें हमें प्रॉफिट किसका निकालना है? बी का। तो बी की डेथ हो गई तो हम यहां पर निकालेंगे बीज प्रॉफिट। अब वो देख लो 62,500 इंटू 2/6, ये अपन निकालेंगे 62,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा आपका 62,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। इसका प्रॉफिट आ रहा है 20,833, मतलब ये प्रॉफिट आ रहा है इसका 20,833। तो ये प्रॉफिट फर्म देगी बी को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। लास्ट ईयर का प्रॉफिट से बेस मान के करेंगे, या क्वेश्चन में केवल होगा कि लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट का आपको एवरेज करना है, फिर प्रॉफिट निकालना है तो हम निकाल ले, वो जैसे बोलेगा हमें निकालने का। नहीं तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के निकाला जाता है जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख,
उसका 2.5/12 करके पहले तो 2.5 महीने का प्रॉफिट निकाला फर्म का, और फिर उसमें इसका हिस्सा निकाला बी का। तो बी का प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 20,833। बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये प्रॉफिट आ गया इनका 20,833, प्रॉफिट आ गया इसका 20,833 का। अब ये प्रॉफिट बी को देना है, ठीक है, यहां तक तो अपन ने समझ लिया। अच्छा, क्वेश्चन इस बात का ये है कि 20,833 का प्रॉफिट हम दे तो देंगे, लेकिन हमारा पी एंड एल तो बना ही नहीं है, क्योंकि पी एंड एल तो बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ नहीं। ये तो चलो अजम्पशन मान के अपन ने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो प्रॉफिट को बेस मानो लास्ट ईयर का, और तो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, हम लोग पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको प्रॉफिट देते हैं, पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू। बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पी एंड एल वर्ड नहीं यूज कर रहे, वर्ड यूज कर रहे पी एंड एल सस्पेंस। वो एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पी एंड एल तो बनेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रॉफिट को हम पी एंड एल से तो दे नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं पी एंड एल सस्पेंस। पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू इसको प्रॉफिट देंगे 20,833 का। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो एंट्री क्या पोस्ट होगी वो भी सुन लीजिए आप। एंट्री पोस्ट होती है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू जो भी पार्टनर मर रहा है टू 20 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसकी कैपिटल अकाउंट हमको बढ़ाना है 20,833, ठीक है, ये हो गया, तो ये हमको देना है। इसको गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा, प्रॉफिट में देंगे, लॉसेस में देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहेगा तो वो देंगे, इसकी कैपिटल को दे देंगे। इसने अगर इंटरेस्ट ऑन अगर ड्राइंग करी होगी तो ड्राइंग माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगी। तो सब कुछ करने के बाद वो सारा एडजस्टमेंट होगा कैपिटल के अकाउंट के थ्रू, और जब कैपिटल अकाउंट में जो लास्ट बैलेंस निकलेगा, जैसे अपन ने रिटायरमेंट के टाइम पे निकाला था, ठीक है, तो उस अमाउंट को हम लोग, अगर क्वेश्चन में बोलना होगा कि पेमेंट कर रहे हैं तो करेंगे, लेकिन पहले वो एग्जीक्यूटर में जाएगा, वो पैसा पूरा का पूरा, जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके सारे पैसे को निकाल के जो भी उसका नेट एडजस्टमेंट हो रहा है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल देंगे। अब क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होगा, अगर एग्जीक्यूटर को तुरंत पैसा देना है क्वेश्चन में क्या होगा, लोन में ट्रांसफर करना है लोन में ट्रांसफर करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट में करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। जैसे यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया था ना, सेम यहाँ बनता है एग्जीक्यूटर का। बात समझ आ गई? पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो पहले कैपिटल से सबसे पहली एंट्री होगी डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में करेंगे, वहां से क्वेश्चन खत्म, फिर नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन आ जाएगा, फिर हम जो वो जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। एग्जीक्यूटर का लोन ट्रांसफर, लोन में ट्रांसफर करना है तो लोन में ट्रांसफर करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो इंस्टॉलमेंट में करेंगे, कैश में करना है तो कैश में। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दैट्स इट। कोई परेशानी इसमें, कोई समस्या है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब होता है सेल, ठीक है। अब सेल के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे वो देख लो आप एक बार। सेल के अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हमने लास्ट ईयर की सेल देखी, लास्ट ईयर में 2023-24 में जो सेल थी वो थी 10 लाख, ठीक है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो था 25%। 10 लाख की सेल थी और उस पर प्रॉफिट जो था कमाते थे 25% थे। ये मर गए भाई साहब यहाँ 2.5 महीने बाद। हमने देखा फर्म ने 2.5 महीने में कितनी सेल करी है, फर्म ने सेल करी 4 लाख। कब से लेके 1 अप्रैल 24 से लेके और 15 जून 24 तक की ये सेल दे रखी है 4 लाख। ये 4 लाख की सेल करी है इन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 15 जून 24 में। अभी लास्ट ईयर 10 लाख की टोटल सेल थी और 25% प्रॉफिट मार्जिन था। अब इन्होंने सेल कितनी करी है? 4 लाख। कब तक? 1 अप्रैल से लेकर और जिस दिन तक डेथ हुई है पार्टनर की उस दिन तक इन्होंने 4 लाख की सेल करी है। तो हम इस पर 25% प्रॉफिट परसेंटेज लगाएंगे और 1 लाख रुपए का हमारा बन जाएगा जी प्रॉफिट। ये हमने प्रॉफिट कमाया है बेसिस ऑन टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के ब्याह पे ले रहे हैं। तो हमने देखा लास्ट ईयर की सेल थी, टर्नओवर था 10 लाख, उसमें हमारा 25% का प्रॉफिट था। तो इस बार हम देख रहे हैं कि जिस दिन से अकाउंट क्लोज होकर स्टार्ट हुआ नया, यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 15 जून तक टोटल 2.5 महीने में कितनी सेल हुई है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी 4 लाख। 4 लाख की सेल पे हम 25% जो प्रॉफिट लास्ट ईयर लग रहा था वो लगा देंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। बात समझ में आ रही है क्या? अब जो 1 लाख प्रॉफिट आया फर्म का है, किसका है? फर्म का। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? बी का प्रॉफिट निकालेंगे। तो 1 लाख इंटू 2/6 करके और निकाल देंगे बी का प्रॉफिट। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम समझ में आ रहा है? टाइम के बेसिस पे क्या करना है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ये क्या भाई साहब, लास्ट ईयर कितनी सेल थी, उसमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या था। तो हम देखेंगे 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन पार्टनर मरा उस दिन तक फर्म ने कितनी सेल करी है। क्वेश्चन में गिवन होगा 4 लाख, तो 4 लाख गिवन होगा, जो भी अमाउंट गिवन होगा, मैं तो एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। प्रॉफिट परसेंटेज वही 25% लगा दिया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया।
1 लाख में बी का अपन प्रॉफिट शेयरिंग निकालेंगे 2/6। इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कमाया था इतना फर्म ने, तो 2.5 मंथ का निकाल के बी का प्रॉफिट दे दिया। या क्वेश्चन में आपको जैसे भी इंफॉर्मेशन गिवन हो आप वैसे कर देना कि लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करना है या 3 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करके लेना है, या जो भी वो बोलेगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। हमको कुछ नहीं समझना इस चीज के लिए कि वो कैसे दे सकता है, हमें बस ये होना चाहिए कि सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या होता है। बात समझ आ रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किसके केस में? डेथ के केस में। रिटायरमेंट तक में ये पॉइंट नहीं आया था, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि भाई रिटायरमेंट तो पर्टिकुलर डेट पे होता है और वो पर्टिकुलर डेट कब होती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर होती है तो अपन को पता है अकाउंट क्लोज करते हैं, इसलिए वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी प्रॉफिट को लेके, कोई बात ही नहीं होती। लेकिन डेथ का केस तो उल्टा है, भाई डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो जिस दिन तक डेथ हुई है उस दिन तक पार्टनर को प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे, लॉस होगा तो लॉस में शेयरिंग देंगे। ऐसा नहीं है कि सर कोई पार्टनर मर गया तो क्या उसको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा या लॉस भी मिलता है। कौन बियर करेगा? उसका एग्जीक्यूटर करेगा। तो इसका तो नेट ऑफ अमाउंट निकाल के जो भी कुछ होगा वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ड्राइंग होगी, ड्राइंग माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगी, कैपिटल दे देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कह रहा होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, प्रॉफिट देंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का। ठीक है, उसको गुडविल दिया जाएगा, प्रॉफिट कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे तो वो दिए जाएंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस जो होगा वो दिया जाएगा। सारी चीजें जो हमने करी है रिटायरमेंट में वही देंगे। बस इसमें अलग क्या है आपका ये वाला पी एंड एल सस्पेंस का, पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू जो हमें इसको पैसा देना है, क्योंकि डेथ कभी भी हो सकती है। और ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अभी है ना एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, यानी कि अपन ने बताया था कि प्रॉफिट को जो कैलकुलेट करेंगे डेथ के केस में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो ये जो अपन ने क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना। इसमें एक तो अपन प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे और एक अपन करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन। बात समझ में आ रही है? देखो इसको, इसमें लिखा हुआ एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट रेशियो 3:2:1, यानी 3 पार्टनर थे एबीसी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। ठीक है, इन्होंने कहा था फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है फर्म की एवरी ईयर। बी की डेथ हो गई 12 जून 2023 को, इसकी डेथ हो जाती है 12 जून 2023 को इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा बीज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। जब बी की डेथ हुई तो फर्म की जो गुडविल वैल्यूड हुई थी वो हुई थी 60,000। बात समझ आ रही है? उसके बाद उन्होंने लिखा है ऑन बीज डेथ हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेट द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। यानी कि जो पार्टनर की डेथ हुई है ना उस दिन तक के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के ब्याज पे लगा हुआ है ना, कैलकुलेट द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो मैंने कहा था क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज रुपीज 1.5 लाख, 1,50,000 का था प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने बोला कैलकुलेट बी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म पास जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। इसको ढंग से समझना, एक ही बार में अच्छे समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गुडविल की ट्रीटमेंट की, क्योंकि गुडविल का करते हुए है, फिर अपन टाइम बेसिस। अब तो मैं पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का क्वेश्चन है या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 है। बात समझ में आ रही है? तो पहले अपन गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी जनरल एंट्री करेंगे और उसके बाद फिर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसकी एंट्री करेंगे। तो ये आपको समझ में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले अपन ने वही गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का है। सबसे पहले देखो 3 पार्टनर ए, बी और सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2:1 है। ठीक है, अच्छा इसमें जो डेथ हुई है वो बी की हो गई और कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं। कोई तुमसे पूछेगा भैया न्यू रेशियो ए और सी का बता दो, तो हमें पता है 3:1, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, कोई तुमसे पूछेगा गेनिंग रेशियो बता दो, तो अपने को पता है कि गेनिंग रेशियो भी ये रहेगा जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, वही जो रिटायरमेंट के केस में पढ़ा था वही सेम इसमें पढ़ रहे हैं, बस फर्क क्या होता है, अपन वहाँ पे एंट्री करते थे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पोस्ट एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब सुनिए आप, सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे बीज गुडविल। अब बीज की गुडविल कैसे निकालेंगे? फर्म की जो टोटल गुडविल वैल्यूड हुई है 60,000 और बी का जो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 20,000। बात समझ में आ गई? अब इस 20,000 को ए और सी देंगे, ए और सी कौन से रेशियो में? 3:1 में। तो 20,000 का 3/4 और 20,000 का
1/4, 15,000 और 5,000। बात समझ आ रही है? जैसे रिटायरमेंट के केस में करें वैसे एंट्री कर देंगे अपन लोग। यहां पे होगी जी एज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों गेन हो गया और इसको ये चला गया, इसकी डेथ हो गई। अब डेथ के केस में और रिटायरमेंट के केस में दोनों में ही जाना होता है, तो जो जाएगा उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन इस बात का मत करना कि सर बी तो एक्सपायर हो गया, बी की तो डेथ हो गई, तो फिर आप कैपिटल को लिख रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, हम पहले कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें सारा नेट एडजस्टमेंट करने के बाद जो लास्ट में पेमेंट निकलता था, जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे ऐसे इनका निकलेगा, तो वहां तो हम क्या करते थे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। यहां नहीं करेंगे, यहां सबसे पहला काम होगा उसके एग्जीक्यूटर में, फिर एग्जीक्यूटर से बातचीत होगी कि उसका जो भी इंफॉर्मेशन अपन को क्वेश्चन में दे रखी होगी वो अपन करेंगे। वो कहेगा लोन में ट्रांसफर करना तो लोन में करेंगे, वो जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, वो भी बात की बात है। अभी अपन पहले गुडविल का निकाल लें, एज कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। 15,000, 5,000 और जी टोटल हो गया जी 20,000। बोलो, ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट है जो हर क्वेश्चन में करा था, वैसे अपन ने कर दिया। तो इसकी एंट्री तो ये हो गई, एज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल, ये इनकी गुडविल है किसकी, बी की, और ये इनका रेशियो कौन सा, न्यू रेशियो, और ये इनका गेनिंग रेशियो है, जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती। आयोग की शायद ये बात तो आपको समझ में आ गई क्योंकि हर क्वेश्चन में चल रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो इस क्वेश्चन को लिया गया है वो लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब जरा उसको भी एक बार आप अच्छे से समझो। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप एक बार देख लेंगे। आप देखो, सबसे पहले हमने निकाला प्रॉफिट, फर्म प्रॉफिट। पहले हम फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे, कहां से कहां तक का क्वेश्चन है तो वो सुन लीजिए। 1 अप्रैल 23 से लेके 12 जून 23 तक का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा सबसे पहले फर्म का। बात समझ आ रही है? अब यहां पे मंथ टू मंथ तो कर नहीं सकते क्योंकि 12 दे रखा है, तो हम इसको डेज में कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए। हमें पता है पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000 लास्ट ईयर का, ये दे रखा है, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब डेज में कैलकुलेट करेंगे तो 1 अप्रैल से लेके और 12 जून तक डे कितने होते हैं वो सुनो। अप्रैल के तो होते 30, अप्रैल के हो गए, और मई के हो गए 31, और जून के हो गए 12, ठीक है। ये 31 अपने मई के, अपने को ये आना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता। 30 अप्रैल, 31 मई में हो गए, और 12 हमारे हो गए जून तक। जिस दिन मरा है उस दिन तक का, कोई कंफ्यूजन मत रखना कि सर जिस डेट पे एक्सपायर हो रहा है उससे एक दिन पहले का लेंगे, नहीं, जिस दिन मरा है उस दिन तक का। क्वेश्चन में भी देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो 30 तो अप्रैल के डेज हो गए, 31 हमारे हो गए मई के, और 12 हो गए जून के। इन सबको अगर अपन ऐड करेंगे तो 73 डेज हो गए, ठीक है। 73 डेज का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो सुन लीजिए, यहां पे लिखेंगे 73, तो अपन डिवाइड देंगे 365। क्यों? अगर डेज में कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट तो अपन नीचे डेज का डिवाइड देंगे, मंथ में कैलकुलेट करते हैं तो मंथ का डिवाइड देते तो यहाँ पे 12 आ जाता। लेकिन यहाँ पे डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपने को पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दे दिए। बात समझ आ रही? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब हम फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको रफली कर लेना। तो 73 डेज हो गए इसका, अब अपन ने निकाल के लिया, तो अपन को इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है ये। तो देखो 73 से 365 ना 5 टाइम्स आता है, और 5 से इसको करेंगे 5 3 या 15, तो 30,000 आ जाएगा इसका प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? यानी कि अपन ने क्या निकाला, 73 डेज का प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, और अपन ने क्या करा, 73 डिवाइडेड बाय 365, तो अपन ने निकाल लिया 73 से 365 5 टाइम्स जाता है। बात समझ में आ गई? और अपन निकाल लेते हैं एक बार इसको। तो इसका प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है वो 30,000 का कैलकुलेट हुआ है। तो बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद अपने को क्या करना है, ये फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट है, फर्म का, ठीक है। कहां से लेके 1 अप्रैल से लेके और 12 जून तक का 30,000, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें, अपन निकालेंगे बीज प्रॉफिट। अब बी का प्रॉफिट निकालेंगे तो 30,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2/6। बात समझ में आ रही है? 2/6 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 6 से 5 जाएगा, 5 2 10, तो जी हो गया का प्रॉफिट 10,000। ये 10,000 का प्रॉफिट फर्म इसको देगी। एंट्री क्या करेगी वो भी समझ लेते हैं। गुडविल की तो एंट्री कर ही ली, अब इसको जो प्रॉफिट देंगे उसकी एंट्री जरा देखेंगे आपको। P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 से, ये इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट को जो डेथ हो जाती है उस पार्टनर को देने के लिए। एंट्री पोस्ट होती है P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट। P&L वर्ड यूज नहीं करेंगे, P&L बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये है इसका प्रॉफिट। सबसे पहले हमने फर्म का प्रॉफिट निकाला, डेज में था तो अपन ने डेज में निकाल लिया। और ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। जैसे इसने हमसे तो बोला प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के ब्याह पे करना है, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 1,50,000, उसमें अपन ने 73 डेज का कैलकुलेट कर लिया। 1 अप्रैल से लेकर और 12 जून तक 73 डेज होते हैं। बात समझ में आ रही है, तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 73 से 5 गया और 5 3 15 होगा, 30,000 का प्रॉफिट है फर्म का, उसमें 2/6 सीधे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दे बी का, 10,000 है, एंट्री पोस्ट कर दी, पी एंड सस्पेंस अकाउंट दिया टू बीस कैपिटल। ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। थोड़ा सा ढंग से समझना, क्योंकि ना दो ही पूरा क्वेश्चन जैसे डेथ के रिटायरमेंट के केस में करा था, सब कुछ वही करेंगे, लेकिन पी एंड एल कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मेन चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का क्वेश्चन। एक बार आप इसका रिवीजन करें, और इसका जो अगला जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर है उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।